अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML और CSS सीखने की ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम थोड़ा करेंगे, HTML और CSS क्या है, HTML और CSS हम कितने वक्त में सीख सकते हैं और HTML और CSS सीखने से हमें क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे कि HTML और CSS सीखने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में किन किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हम बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS यानी कि HTML और CSS के कुछ बेसिक्स कोड्स को हम सीखेंगे, देखेंगे कि HTML और CSS कैसे काम करती हैं और किस तरीके से वेब पेज पर जो है वेब डिज़ाइन वगैरह किए जाते हैं। तो आइए थोड़ा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। HTML और CSS एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस भी HTML एंड CSS पर डिजाइन एंड डेवलप की जाती हैं। टेक्निकली HTML एंड CSS जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं हैं, लेकिन किसी भी जो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको करने के लिए, उन पर काम करने के लिए, उन्हें सीखने के लिए HTML और CSS का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। और HTML और CSS आप अगर ठीक से सीखें और प्रैक्टिस करते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 2 मंथ लगेंगे, आप अच्छी तरीके से HTML और CSS सीख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स पर अभी हम आते हैं कि HTML और CSS सीखने के लिए हमें अपने जो सिस्टम है उसमें किन किन सॉफ्टवेयर्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। देखें, HTML और CSS सिंपल एडिटर पे लिख सकते हैं। जो हमारे सिस्टम पे आप जानते हैं कि नोटपैड एक एडिटर होता है जहां पर आप टेक्स्ट फाइल वगैरह बनाते हैं। तो लेकिन मैं यहां आपको रिकमेंड करूंगा नोटपैड++। आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर आपने सिंपल सर्च करना है नोटपैड++ और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी नोटपैड++ की, आपने उस पर जाना है और यहाँ से नोटपैड++ एडिटर जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। ये एक HTML का एडिटर है जिस पर हम काम करेंगे। HTML और CSS के काफ़ी दूसरे भी एडिटर्स हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा नोटपैड++। तो जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो एडिटर मेरे पास खुला है, ये नोटपैड++ ही एडिटर है। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से ही ये डाउनलोड है। तो अगर किसी के सिस्टम में नोटपैड++ नहीं है तो वो इसे डाउनलोड कर ले। तो रिक्वायरमेंट पे हमें दूसरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, वो ब्राउज़र की होती है। ज़्यादातर ब्राउज़र सिस्टम में होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है और मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा गूगल क्रोम। ये मेरे पास ये गूगल क्रोम ब्राउज़र खुला है। अगर किसी के पास गूगल क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो वो इसे भी इंस्टॉल कर ले। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, कुछ सीखते हैं बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS के। HTML और CSS के जो कोड्स हैं वो कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आप जो इंस्टॉल करेंगे नोटपैड++, वो आप खोलेंगे और यहाँ से फाइल पे जाके आप न्यू फाइल ले लेंगे, बिल्कुल ब्लैंक फाइल, और यहाँ पर हम अपनी HTML वगैरह जो है सारी यहाँ पर हम लिखेंगे। HTML एक टाइप भी है। टाइप से मसलन जैसे .mp3 एक फाइल होती है तो उसका टाइप होता है .mp3। mp4 जो फाइल होती है उसका टाइप होता है .mp4। ऐसे ही जो फाइल का टाइप होता है तो HTML भी एक फाइल का मतलब एक टाइप भी है, ये लैंग्वेज भी है और ये एक टाइप भी है। तो अभी हम एक सिंपल सा हेडिंग का एक HTML का टैग है H1। ये इस तरीके से हम H1 को अभी क्लोज करते हैं। इसे हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हम अभी इस फाइल को हम सेव करते हैं। हम इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इस फाइल का नाम रख देते हैं index.html। ये देखें, ये जो मैं फाइल सेव कर रहा हूँ index.html, जब तक मैं इस फाइल को इसका टाइप नहीं दूंगा .html तो ये HTML की फाइल नहीं सेव होगी। तो आपने जो फाइल सेव करनी है उसका टाइप लिखना है .html। अब देखें, जैसे ही मैंने .html में अपनी फाइल डेस्कटॉप पर सेव की, ये रही हमारी फाइल। तो जो हमारा एडिटर है उस आप देखेंगे कि वो जो एडिटर के फीचर्स हैं HTML के, वो इधर एक्टिव हो चुके हैं, कलर वगैरह चेंज हो चुके हैं। मतलब अब हमारी जो HTML की फाइल है वो एडिटर में यहाँ खुल चुकी है। ये .html आप देख सकते हैं, ये एक टाइप है .html जो ब्राउजर पे रन होते हैं। अब इसे हम राइट क्लिक करके अपने ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हेडिंग हमने वहां लिखी है ये
यहाँ पर व्यू हो रही है ब्राउजर में। तो ये H1 का टैग जैसे ये ओपन होता है और H1 का टैग ये क्लोज होता है। अभी हम इसे हटा देते हैं। अभी हम देखते हैं कि HTML में किस किस तरह के जो है ना टैग्स होते हैं। HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं। एक ऐसे टैग होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये H1 का टैग लिखा था, ये हेडिंग का टैग है HTML में। तो यहाँ पर माय फर्स्ट हेडिंग हमने कर दिया, तो ये ओपन होता है, तो इसे फिर ऐसे क्लोज भी किया जाता है। ये देखेंगे कि जब मैं क्लोज पे क्लिक करता हूं तो उसका ओपन टैग बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है। तो नोटपैड++ का ये फायदा है कि ये एक HTML एडिटर है, तो हमें ये अगर यहाँ पर ये टैग सही क्लोज नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये टैग सही क्लोज नहीं हुआ हुआ। ये देखें, अब ये मैंने फिर लगाया तो ये ठीक क्लोज हो चुका है। तो खैर ये HTML का H1 का टैग है, ये ओपन होता है और ऐसे क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से हेडिंग के 6 कोड्स होते हैं, हेडिंग के H2 भी होता है, उसे भी ऐसे क्लोज किया जाता है। तो इस तरीके से H1, H2, H3, 4, 5 और 6 इस तरीके से 6 हेडिंग्स के जो हैं टैग्स होते हैं। इसके बाद फिर HTML में P का टैग होता है पैराग्राफ का, उसे भी ओपन किया जाता है और फिर ऐसे उसे क्लोज किया जाता है। हेडिंग का टैग हेडिंग्स वगैरह लिखने के लिए यूज होता है। पैराग्राफ का टैग जो है वो टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है, जहां पर आपने जैसे अबाउट अस का सेक्शन है या किसी सर्विस की डिटेल देनी है, जो वेबसाइट में टेक्स्ट दिखता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, वो पैराग्राफ के टेक्स्ट में लिया जाता है। अभी देखें, जैसे हम इमेज का टैग लेते हैं, ये इमेज का टैग है, ठीक है। अब देखेंगे कि आपने ये IMG इमेज का टैग है, उसके अंदर SRC इजिकल टू और इंपोर्टेड कॉमाज हैं। तो ये SRC जो है ये सोर्स है इमेज की, कि आपकी जो इमेज होगी उसका पाथ क्या है, वो कहाँ पर है, उसका पूरा प्रॉपर है कि जो लिंक होता है पाथ किस फोल्डर में है, फिर आगे जाके इमेज का नाम और .jpg है, .png है, पूरा पाथ इधर सोर्स में इधर आ जाता है। लेकिन ये टैग ऐसे क्लोज नहीं किया जाता, ठीक है। ये ऐसे क्लोज नहीं होता, ये डायरेक्ट जो है ओपन होता है और इसे क्लोज नहीं किया जाता। तो HTML के टैग्स दो तरह के होते हैं। एक वो टैग्स होते हैं जिन्हें ओपन किया जाता है और क्लोज किया जाता है, और ज्यादातर HTML के टैग्स इसी तरीके के ही होते हैं जिन्हें ओपन और क्लोज किया जाता है, जैसे ये P का, H1 का और ये इमेज का टैग हो गया। तो फिर हम अभी एक लिंक का टैग के जो लिंक हम देते हैं, उसका लिंक का टैग हम देते हैं, वो भी ओपन और क्लोज होता है और बीच में उसकी वैल्यू आ जाती है। और ये जो href है, ठीक है, यहाँ पर लिंक दिया जाता है दूसरे पेज का या दूसरी किसी वेबसाइट का भी आप इधर लिंक दे सकते हैं कि क्लिक हेयर पे जब क्लिक होगा तो कौन सा दूसरा HTML का वेब पेज खुलेगा। तो ये इस तरीके से लिंक का टैग इस तरीके से ये काम करता है। ये बेसिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि HTML के ये जो टैग्स होते हैं ये उनकी बेसिक है कि ये पैराग्राफ का टैग होता है, ये इमेज का टैग, ये फिर लिंक का टैग हो गया है। अब HTML में इसे अभी हम सेव करके ब्राउजर में देखते हैं। ये आप देखेंगे कि ये हमने जो दो हेडिंग्स दी हैं और फिर लिंक है। पैराग्राफ का टेक्स्ट हमने अभी नहीं दिया, ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है। तो अभी हम इधर कुछ डमी टेक्स्ट लिख देते हैं। एक आप गूगल पे सर्च करेंगे लोरेम इप्सम, तो ये एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जो डमी टेक्स्ट जो है प्रोवाइड करता है डिजाइनर्स के लिए, वेब डिजाइनर्स वगैरह के लिए। जैसे अभी यहां से मैं ये टेक्स्ट जो है कॉपी करता हूं और अपने पैराग्राफ में डालता हूं। ये देखेंगे पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। अब 2-3 तरह के HTML के टैग्स, एक तो ये होते हैं ना जो ओपन और क्लोज होते हैं, और एक वो होते हैं जो डायरेक्ट ओपन होते हैं, उन्हें क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन इनमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ये H1 इसका एक टाइप है, और पैराग्राफ है इसका एक अलग टाइप है। ऐसे ही इमेज हो गया, ये लिंक का टैग हो गया। इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि ये मैं किस टाइप की बात कर रहा हूं। ये होता है डिस्प्ले टाइप इनका क्या है। अभी हम थोड़ी सी इनलाइन CSS करते हैं। इनलाइन CSS वो होती है जो हम डायरेक्ट ही HTML के पेज पर जो CSS लिखते हैं वो इनलाइन CSS कहलाती है, क्योंकि CSS का ज्यादातर काम अलग से एक फाइल बनती है CSS की, और फिर वो फाइल आपके HTML के पेज में लिंक करवाई जाती है, तो वो प्रॉपर CSS वहां से काम करती है। लेकिन जो CSS हम डायरेक्ट HTML में लिखते हैं और लिख सकते हैं उसे इनलाइन CSS कहते हैं। जैसे अभी मैंने इसे कुछ कलर या बैकग्राउंड देना है अपने H1 के टैग को, तो यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग इसके अंदर मैं खोलता हूँ एट्रीब्यूट, और यहाँ पर स्टाइल के अंदर जो भी मैं CSS दूंगा वो इनलाइन CSS है।
इसे मैं अभी देता हूं बैकग्राउंड रेड। ये इस तरीके से बैकग्राउंड रेड CSS का ये कोड है बैकग्राउंड देने का, स्टाइल के अंदर मैंने लिखा है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारी ये जो फर्स्ट हेडिंग है इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने अभी माय फर्स्ट हेडिंग H1 को बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, तो ये पूरा रेड हो चुका है। जी पूरे ब्राउजर की जितनी विड्थ है वो पूरी रेड हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको जितना छोटा बड़ा कर रहा हूँ वो अपनी पूरी जगह ले रहा है H1 का टैग। तो ये टाइप होता है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक है, डिफॉल्ट जो है हेडिंग्स के टैग होते हैं वो डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, मतलब वो अपनी पूरी विड्थ ले लेते हैं। जहां पर वो टैग होते हैं वो पूरी विड्थ जो है ना अपनी लेते हैं। अब इसी तरीके से यही अभी हम कॉपी करते हैं, तो H2 का टैग भी डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो आप देखेंगे कि ये भी पूरा रेड हो जाएगा। और यहाँ पर पैराग्राफ का टैग भी पूरा डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये भी पूरा रेड हो चुका है। अभी हम अपने लिंक के कलर को, लिंक को जो है बैकग्राउंड कलर देते हैं, लेकिन आप लिंक को देखेंगे कि ये जो हमारा लिंक है ये पूरा रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये डिस्प्ले इनलाइन होते हैं ये टैग। बहुत से टैग होते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, बहुत से टैग होते हैं डिस्प्ले इनलाइन। तो हेडिंग्स के टैग, पैराग्राफ, ये डिस्प्ले ब्लॉक हैं, अपनी पूरी विड्थ ले लेते हैं, पूरी जगह लेते हैं ये। और जो जैसे ये अभी लिंक का टैग है और इमेज का टैग हो गया, वो भी ये सारे टैग होते हैं डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन टैग अभी यहाँ पर मैं आता हूँ। अभी जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, इसके अंदर एक और यूजफुल टैग होता है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे मैं एक स्पैन का टैग लेता हूँ और इतना टेक्स्ट जो है मैं उसके अंदर लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ इसे क्लोज कर दिया। ये स्पैन का टैग है और ये इतना टेक्स्ट इतने से मेरे स्पैन के अंदर है। और अब इस स्पैन को मैं स्टाइल इनलाइन CSS देता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये स्पैन जो है ये इनलाइन टैग है, और ये पैराग्राफ के अंदर जहां पर मैंने स्पैन दिया है तो वहां पर मैंने जो बैकग्राउंड दिया है, सिर्फ स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट है उसमें वो कलर जो है बैकग्राउंड हो चुका है। तो ये टाइपोग्राफी में स्पैन बहुत काम आता है, किसी पैराग्राफ में, और किसी फॉन्ट को आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर चेंज करना है, जैसे यहाँ पर हमने ग्रीन किया है इसका, तो ये इस तरीके से ये बहुत यूजफुल होता है। लेकिन अब इस पैराग्राफ में अगर कहीं पर लिंक है, मिसाल के तौर पर इधर हम एक लिंक भी देते हैं, और ये इतना सा टेक्स्ट हम एक लिंक के अंदर ले लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये जो है ना ये लिंक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर वो लिंक है तो हमें उसे, ऐसा नहीं है कि फिर हमें इधर स्पैन भी देना होगा, हम लिंक को ही फिर जो है ना CSS, इधर इनलाइन CSS लिंक को ही दे देंगे। ये देखें यहाँ पे हमने लिंक को ही जो है ना अपनी CSS देके उसे कलर वगैरह चेंज कर दिया है। लेकिन बाज़ औक़ात लिंक नहीं होता, हमने टेक्स्ट सिर्फ हाईलाइट करना होता है, तो उसके लिए फिर स्पैन का टैग जो है ना हमें यूज करना पड़ता है। इनलाइन टैग है स्पैन का। अभी देखें मैं ये जो हमारा ये जो टैग है स्पैन का इनलाइन, अभी मैं इसे CSS के थ्रू डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो ये जो हमारा नीचे लिंक है क्लिक हियर, इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इनलाइन CSS से ही फॉन्ट साइज हम इसे 30 पिक्सल्स कर देते हैं ताकि इसका व्यू ठीक हो जाए। ये देखें ये जो हमारा लिंक है इनलाइन होते हैं, लिंक इनलाइन है। तो इधर अभी मैं CSS के थ्रू इसे डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये देखेंगे कि ये जो है मैंने अपने लिंक को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखेंगे कि जो लिंक है वो भी डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है और ये पूरा जो है ना यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो डिस्प्ले ब्लॉक आप CSS के जरिए चेंज भी कर सकते हैं और किसी डिस्प्ले ब्लॉक वाले टैग को आप डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ये हेडिंग है, इसे मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। अब ये मेरी जो फर्स्ट हेडिंग है, ये वाली माय फर्स्ट हेडिंग, इसे हमने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले ब्लॉक होता है, लेकिन CSS के जरिए हमने इसे डिस्प्ले इनलाइन किया है। तो आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले इनलाइन हो चुका है। अगर अब मैं डिस्प्ले माय सेकंड हेडिंग को भी डिस्प्ले इनलाइन करता हूं, तो देखेंगे आप क्या होता है। माय सेकंड हेडिंग भी डिस्प्ले इनलाइन कर रहे हैं। हम देखें अब ये डिस्प्ले इनलाइन है, तो ये एक लाइन के अंदर एक लाइन आता, दूसरी भी उसी में आते हैं, सारे इनलाइन एक ही लाइन में आते हैं।
HTML के टैग्स। तो ये डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं HTML में स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, और ट्रबल शूटिंग भी थोड़ी बहुत, जैसे कुछ चीज काम नहीं कर रही होती, कोई विड्थ काम नहीं कर रही, हाइट या बैकग्राउंड कलर काम नहीं कर रहा, तो वो ज्यादातर जो इश्यूज आते हैं वो डिस्प्ले टाइप के ही आते हैं कि बहुत से डिस्प्ले टाइप में विद हाइट काम नहीं करती। मिसाल के तौर पे अभी हमने अपनी हेडिंग को डिस्प्ले इनलाइन कर दिया है, इन दोनों हेडिंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसकी विड्थ देता हूं 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स माय फर्स्ट हेडिंग को। इसको मैंने 200 की विड्थ दी है। अभी देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे कि ये विड्थ काम नहीं कर रही है, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन जो टैग्स होते हैं उसमें विद हाइट कुछ काम नहीं करती। अभी यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे मैं हाइट देता हूँ 400 पिक्सल्स की CSS इनलाइन CSS के जरिए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइट भी काम नहीं कर रही, क्योंकि इनलाइन CSS में और इनलाइन टैग में, डिस्प्ले इनलाइन टैग में विद हाइट वगैरह काम नहीं करती। तो ज्यादातर इश्यूज इसी में फिर आते हैं। अभी मैं यहाँ से डिस्प्ले इनलाइन हटाता हूँ, बाय डिफॉल्ट H1 जो है डिस्प्ले ब्लॉक है, तो विद हाइट काम करेगी। ये देखें, अब डिस्प्ले ब्लॉक में जो टाइप्स होते हैं उसमें विद और हाइट काम करती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब हेडिंग का जो भी विद हाइट हमने दी है उसने काम किया है। तो ये तो बेसिक हो गई, HTML के कुछ कोड हो गए, डिस्प्ले उनके टाइप हो गए। अभी इन चीजों को हम अभी यहाँ से हटाते हैं और HTML के कोड को, टैग को समझते हैं। डिफ का टैग जिसपे पूरा स्ट्रक्चर वगैरह जो है डिजाइन होता है, उसे भी डिफ का टैग ऐसा है, ओपन किया जाता है और फिर इसे क्लोज किया जाता है, ये डिफ का टैग होता है। यहाँ पर हम कुछ डमी टैग्स ले लेते हैं डिफ के टैग में। तो ये देखें, ये डिफ के टैग में हमारा टेक्स्ट जो है आ चुका है। इसे अभी हम इनलाइन स्टाइल बैकग्राउंड कलर देते हैं। डिफ का टैग भी बाय डिफॉल्ट जो है डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो पूरी उसने जगह ली हुई है, लेकिन इस डिफ के टैग पे ही पूरी वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। पहले जो हमने कोड सीखे हैं हेडिंग्स के, पैराग्राफ के, लिंक के, वो स्ट्रक्चर बनाने वाले कोड्स नहीं हैं, टैग्स नहीं हैं HTML के। HTML के जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, वेबसाइट डिजाइन होती है, वो स्ट्रक्चर सारा डिफ के टैग पर बनता है। और ये डिफ के टैग को अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखें, ये एक हमारा डिफ का टैग है, और अगर इसकी अभी मैं विड्थ दे देता हूं 50%, मैंने इसकी विड्थ दे दी क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक है तो इसकी ये विड्थ काम करेगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और सेकंड वाले की भी जो विड्थ है वो 50% है। अब देखेंगे जो सेकंड वाले का भी हम बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देते हैं। अब इसकी भी 50% विड्थ है, इसकी भी 50% विड्थ है, तो यहाँ पर ऑरेंज वाले को उसके राइट साइड पे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये डिफ जो है डिस्प्ले ब्लॉक है तो उसके बाद ही ऑरेंज वाली आएगी। जब तक हम डिस्प्ले उसका इनलाइन नहीं करेंगे या फ्लोट लेफ्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए हमें फ्लोट लेफ्ट एक CSS में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें, ये मैं करता हूं फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, और नीचे वाले को अगर मैं कर दूं फ्लोट राइट, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफ पे जो है स्ट्रक्चर डिजाइन किए जाते हैं। इसके अंदर फिर जितना कंटेंट होता रहेगा, ये देखें, ये इस तरीके से। अभी अगर हमें नीचे एक और डिव बनानी है, एक और सेक्शन बनाना है, उसकी विड्थ अगर हम 100% रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखें, ये 100% हुआ है। इसका कलर अभी हम ग्रे कर देते हैं, CCC ग्रे। तो ये देखें, ये एक यहाँ पर ग्रे आ गया। उसके बाद अगर आपने फिर नीचे कुछ दूसरे बॉक्सेस बनाने हैं, अगर आपने 3 बॉक्सेस बनाने हैं तो 33% आप दे सकते हैं इसको विड्थ को। और इसे अभी हम बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर देते हैं। तो देखें दोस्तों, डिफ पे इस तरीके से जो है बॉक्सेस बनाए जाते हैं। इसके अभी हम बैकग्राउंड को थोड़ा इधर पे रेड जो है ले लेते हैं, रेड ऊपर है।
यहाँ पर हम कर देते हैं कि ये देखें दोस्तों, इस तरीके से डिव पे बॉक्सेस बनाए जाते हैं और फिर वेबसाइट का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है। अभी जैसे ऊपर हमने 2 बॉक्सेस ले लिए, नीचे फिर एक पूरी 100% विथ का बॉक्स लिया है, फिर नीचे आप देखेंगे 33% का हमने बॉक्सेस लिए हैं। इस तरीके से डिफरेंट सेक्शन जो है वेबसाइट पे डिव के टैग में जो है फिर डिजाइन किए जाते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिव के टैग के जरिए और CSS के जरिए और हम एक डिफरेंट CSS की फाइल बनाएंगे। अभी हमने जितनी भी CSS यूज की है वो इनलाइन CSS है, तो फिर हम एक डिफरेंट CSS की फाइल बनाएंगे और फिर हम एक प्रॉपर वेबसाइट जीरो से स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड वीडियो में, सेकंड क्लास में, दूसरी HTML और CSS की क्लास में। वो दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो हमारा HTML और CSS सीखने का कोर्स है, इंशाल्लाह इसे हम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर आगे बढ़ाते रहेंगे और बहुत जल्द जो है मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट।